हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे जागरण संपादकीय अपनी बात 13 मार्च 2026 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। यह साल भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस वर्ष लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर लगी संवैधानिक रोक समाप्त होने वाली है। यह देखने या सुनने में एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसका गहरा असर देश की राजनीति, राज्यों की ताकत और संघीय ढांचे पर पड़ सकता है। असल सवाल यह है कि क्या संसद में प्रतिनिधित्व केवल जनसंख्या के आधार पर तय होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। संसद में जब भी संघीय ढांचे पर बहस के बिंदु आते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का भाषण अक्सर याद आता है, जिसमें उन्होंने राज्यों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा था। लोकसभा सीटों का वर्तमान बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है और उसके बाद जनसंख्या के अनुसार सीटों को बदला नहीं गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो। उस समय यह सहमति बनी थी कि जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय लक्ष्य है, इसलिए जो राज्य इसे गंभीरता से लागू करेंगे उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हिंदी पट्टी के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार आदि की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया। परिणाम स्वरूप आज दक्षिण के कई राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जबकि उत्तर के कुछ राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है। यदि 2026 के बाद सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो उत्तरी राज्यों की लोकसभा में सीटें बढ़ सकती हैं और दक्षिणी राज्यों का अनुपात घट सकता है। यही कारण है कि दक्षिण के कई नेता इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। यह चिंता केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि भावनात्मक भी है। दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क है कि उन्होंने राष्ट्रीय नीति के अनुरूप जनसंख्या नियंत्रण को अपनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर
काम किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। वे देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। वे पिछले 2-3 वर्षों में कई बार आर्थिक न्याय की मांग रखते हुए आ रहे हैं। अब यदि उन्हें कम सीटें मिलती हैं तो यह एक तरह से उनकी सफलता की सजा होगी। दूसरी ओर उत्तर भारतीय नागरिक भी यह महसूस करते हैं कि उनके प्रतिनिधि बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सांसद को लाखों से अधिक लोगों की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में एक सांसद कम आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर सीटों का नया बंटवारा न्यायसंगत प्रतीत होता है। यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व बनाम राज्यों के संतुलित अधिकार। यदि केवल संख्या के आधार पर निर्णय लिया गया तो संसद में शक्ति का संतुलन एक खास भौगोलिक क्षेत्र की ओर झुक सकता है। इससे राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदल सकती है। संभव है कि कोई दल केवल कुछ बड़े जनसंख्या वाले राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर केंद्र में बहुमत हासिल कर ले, तब उसे देश के अन्य हिस्सों में व्यापक समर्थन जुटाने की उतनी आवश्यकता न रहे और इसका सबसे बड़ा असर संघीय ढांचे पर भी पड़ सकता है। भारत एक संघीय व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। यदि राजनीतिक ताकत एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है तो वित्तीय फैसलों पर भी उसका असर दिख सकता है। पहले से ही वित्तीय आयोग राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे को लेकर संतुलन बनाने की मुश्किल कोशिश करता है और फिर भी असमान वितरण जैसी समस्याएं सामने आती हैं। यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन बढ़ा तो संसाधनों के बंटवारों को लेकर भी असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को उत्तर बनाम दक्षिण के टकराव में न बदला जाए। समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी राज्य को नुकसान न हो। एक रास्ता यह हो सकता है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। इससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, लेकिन किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम न हों। इस तरह संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा राज्यसभा की भूमिका को भी मजबूत करके इस असमानता को दूर किया जा सकता है। राज्यसभा को राज्यों की आवाज़ माना जाता है, पर वित्त विधेयक जैसे मामलों में यह केवल लोकसभा की सेकेंडरी बॉडी जैसी दिखती है। यदि राज्यसभा को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जैसे कि राज्यों के मुद्दों पर लोकसभा से अधिक अधिकार या राज्यों के मामलों में पूर्ण वीटो का अधिकार, तो राज्यसभा राज्यों के अधिकार के लिए लोकसभा में अधिक सीट होने के बाद भी अपने पक्ष से बचाव के लिए खड़ी होगी और छोटे या कम जनसंख्या वाले राज्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। लोकसभा अगर भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है
तो राज्यसभा भारत की विविधता का कवच बनकर उसे सुरक्षित रखेगी और भारत का संघीय ढांचा सुरक्षित रहेगा। हम प्रतिनिधित्व को केवल जनसंख्या तक सीमित न रखें। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सुशासन जैसे पहलुओं को भी राष्ट्रीय चर्चा में महत्व मिलना चाहिए। जो राज्य इन क्षेत्रों में बेहतर काम करते हैं उन्हें नीति निर्माण में भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। सरकार को केवल गणितीय आंकड़ों के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि देश की एकता और भावनात्मक संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, यह सभी हिस्सों को साथ लेकर चलने की व्यवस्था है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, इसलिए ऐसा समाधान खोजा जाए जो उत्तर के मतदाता को न्याय दे और दक्षिण के नागरिक को सम्मान। भारत का भविष्य सभी राज्यों की साझा भागीदारी